सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना बड़ा घर इतना ज़्यादा काम। यही हाल कुछ आयशा के घर का था। आयशा एक अच्छे घर से थी, उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, बस घर में जरूरत थी तो एक नौकरानी की। बहू, आज दोपहर का खाना तुझसे बन जाएगा या बाहर से कुछ लाकर खिला देगी बुढ़िया को? इसे तो बाहर के खाने की आदत है और मुझे पैसा वेस्ट करने की आदत नहीं है रोज रोज। माँ जी, अगर इतनी भूख लगी है और बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, पैसा बर्बाद लगता है आपको, तो घर में एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? कम से कम मेरी मदद तो हो जाएगी। क्यों? अल्लाह ही बचाए आजकल की बहुओं से। अरे देखो तो कैसे जबान चला रही है। अरे मैं भी कभी बहू थी, पर मजाल है मैंने कभी अपनी सास को इस तरह से जवाब दिया हो। माँ जी, तब में और अब में बहुत फर्क है। आपके दिन जा चुके हैं और भूलिए मत, आपके वक्त में इतना बड़ा घर नहीं था। हाँ बहू, क्यों नहीं, मेरी सास तो तुम ही थी ना। इतनी नॉलेज। अरे तेरी उम्र में मैं 20-20 लोगों को खाना बना कर देती थी। माना कि मेरा घर छोटा था, पर घर में लोग बहुत, इसलिए ये सब ना मुझे मत बता। और ना ही घर में इतने काम। रहने दीजिए माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप किस तरह की नौकरानी चाहती हैं, और जिस तरह की नौकरानी आप चाह रही हैं ना, आप पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर आपको आपके हिसाब की नौकरानी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप खुद को एक नौकरानी पैदा करनी होगी। ऐ अल्लाह, ऐसी बहू किसी को ना मिले। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल डालती है। मुझे अब कोई नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगी। आयशा अपनी सास की हरकतों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास से कुछ भी बोल देती थी। और अपनी बहू के ताने सुनकर आयशा अब पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ नौकरानी ढूंढ रही थी, और आखिरकार उस घर में कमला नाम की एक नौकरानी आती है। मैम साहिब, मैं कमला। हाँ तो मैं क्या करूँ, तू कमला हो गया शिमला। काम बोल, चाहिए क्या? मैम साहिब, काम ही तो चाहिए, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आपको एक नौकरानी चाहिए ना। मैं नौकरानी साथ वाले घर में काम करती हूँ, इसलिए सुना मैंने पड़ोस में। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। तेरी समझदारी को देखकर मैं खुश हूँ, वरना तुझे ऐसे ही नौकरी पर नहीं रख। पहले मुझे तेरा टेस्ट लेना होगा। ये टेस्ट वेस्ट क्या होता है मैम साहब? हम तो अंगूठा छाप है। अरे कोई बात नहीं, तू अंगूठा छाप हो या पंजा छाप, नौकरानी के लिए बस एक चीज होती है, वो घर का काम करना जानती हो, जो तुझे आता ही है। चल जल्दी से घर के कामों पर लग जा। अगर मुझे तेरा काम पसंद आ गया तो मैं तुझे नौकरी दूंगी। मैम साहब, आप ऐसे टेस्ट की बात कर रही हो जैसे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अरे साथ वाले घर में भी तो काम करती हूँ, एक नौकरानी हूँ मैं। सच्ची में प्रोफेशनल नौकरानी। मेरे को घर का झाड़ू पोछा आता है। अभी इसमें क्या है, सीधे काम की बात करती हूँ। कल से मैं आ जाऊंगी आपके घर काम करने। आप बता दो क्या क्या काम करना है। मैम साहब, कमला नाम है मेरा। और अगर मुझे तेरा काम पसंद नहीं आएगा तो बाद में हो जाएगी ना, इसलिए तेरा एक बार टेस्ट ले लेते हैं, फिर बाद में पैसे की बात भी कर लेंगे। कैसी पागल औरत है, पर अपने को क्या है, अपना हाथ तो साफ है। घर के काम तो मैं चुटकी में कर लेती हूँ, और इस मोहल्ले में कोई नौकरानी भी ऐसी नहीं है जो अपन को टक्कर दे सके। कमला को अपने काम पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था वो अच्छे से काम करके आयशा को दिखाएगी और आयशा उसे चुटकियों में रख लेगी। कमला अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करती है, और कुछ देर बाद शिमला, वैसे तो तूने काम तो ठीक ठाक ही किया है, और तेरा काम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तेरे हाथों में ना वो स्वाद नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुझे खाना बनाने का काम ना दूं। बाकी घर के काम तू कर सकती है। मैम जी, कमला नाम है मेरा। और रही काम की बात, तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मेरे को जो काम कहा जाएगा मैं वो करूँगी। वैसे मुझे तनख्वाह क्या दी जाएगी? अरे तू बता, तुझे कितना चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे खाना नहीं बनवाएंगी, सिर्फ घर की साफ सफाई करवाएंगी, तो मैं 6,000 ले लूंगी। और अगर खाना भी बनाना है तो 8,000 होंगे। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तुझसे पहले भी मेरे घर में नौकरानी थी, इसे तो मैं महीने का सिर्फ 3,000 देती थी, और वो खाना 3,000 में घर के काम के साथ साथ खाना भी बनाती थी। तो इसी नौकरानी को रख लो, क्योंकि पूरे शहर में मुझ जैसी अच्छी और सस्ती नौकरानी कहीं नहीं मिलेगी। कमला आयशा के मुंह पर उसे सुनाकर चली जाती है। तभी इसकी बहू वहाँ आती है और नौकरानी को गुस्से में जाता देख अपनी सास पर भड़कने लगती है। अरे मैं क्यों भगाऊंगी भला, मैं तो नौकरानी को ढूंढ कर ला रही, पर इस नौकरानी के ना देवर बहुत हैं। काम तो ढंग से आता नहीं, और जुबान देखो कैसे मुझे सुना के चली गई। आपकी हरकत ही ऐसी है कि नौकर भी आपको सुना कर जाए। बहू देखोगी, मैं भी जब तू सास बनेगी ना, ऐसा ना पैसे दरख्त पर नहीं होते जो
जो इतना मुंह खोलकर मांगेगी और मैं इसे दे दूंगी। घर की सिर्फ साफ सफाई करने का 8,000 मांग रही थी मुझे। हाँ तो कौन सा बहुत ज्यादा मांग रही थी, घर के काम भी तो बहुत ज्यादा हैं और इतना बड़ा घर है, सफाई करने में बेचारी की हालत तो खराब हो गई। फजूल के पैसे नहीं है नौकरानी को देने के लिए, और वैसे भी इससे पहले जो नौकरानी रखी थी वो इससे ज्यादा अच्छी थी और 5,000 में ही काम कर रही थी। और आपने तो इस वक्त भी इसे नहीं रखा ना, वो 5,000 में आपको बहुत ज्यादा लग रहे थे। बहू मुझसे सास बनकर सवाल मत किया करो, भूख लग रही है, जाकर खाना बना दे फटाफट। आपकी भूख खत्म कब होगी? हर बार की तरह इस बार भी आयशा पैसों की कंजूसी करती है और इस सोच में कि इससे भी कम पैसों में नौकरानी मिल जाएगी वो खुद घर आई नौकरानी को भगा देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और आयशा अपने पति से लड़ पड़ती है। इसके बाद मनीष अपने कुछ दोस्तों से बात करता है और बड़ी मुश्किल से एक नौकरानी ढूंढता है। शांति, ये है मेरा छोटा सा घर, इसकी सफाई सुथराई, खाना बर्तन सब तूने ही करना है और माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। माँ की बातों पर ध्यान नहीं देना? क्या माँ पागल है? और अगर मैं पागल हूँ तो मुझे पागल खाने भेज दे। बात बता, इस नौकरानी को जो तूने रखा था ना, इससे पहले तूने इसकी डिमांड पूछी? ये सारी बातें अकेले में वक्त तो कर सकते थे ना, नौकरों के सामने करने की क्या जरूरत है। बहू भी ऐसी, बेटा भी ऐसा और नौकरानी भी ऐसी नौकरानी के सामने ही जवाब होंगे ना, इससे पूछेगा नहीं कि वो मेरी सैलरी कितनी लेगी। माँ, मेरी एक नौकरानी से बात हो गई है, वो महीने का 8,000 लेगी और सारा काम करेगी, खाना तक बनाएगी और आपके पैर भी दबाएगी कभी। अरे क्या 8,000 नौकरानी को? बेटा इतने पैसों से तो आजकल पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं। अरे क्या खाक ठीक है, 2,000 में नौकरानी मिलती है जो पूरे घर का काम करती है। अरे मालिक, आपकी माँ तो बहुत कंजूस है और हमें पैसे भी नहीं देना चाहती। 4,000 में कहीं नौकरानी नहीं मिलेगी, लास्ट 6,000 में काम करेगी, इससे कम काम करने वाली नहीं मैं। हाँ ठीक है, महीने का 6,000 ले लेना माँ। अब तो ठीक है, 2,000 कम कर दिए। अरे मेरा बड़ा दिल है इसलिए मैं इसे 4,000 दे रही हूँ। बेटा देखिए मालिक, अगर आपका दिल इतना ही बड़ा है ना तो आप अपने पैसे अपने दिल को ही दीजिए, मुझे नहीं करना यहाँ काम। अरे जो रखने से पहले मेरी क्लास लगा रही है, इसके घर में काम करना मेरे लिए तो बहुत भारी पड़ जाएगा, क्या पता पैसे भी काट ले ये औरत। इस बार भी आयशा घर में नौकरानी नहीं आने देती क्योंकि आयशा को कम से कम पैसे में नौकरानी रखनी थी पर उसे ऐसी नौकरानी मिलती नहीं। अब इसी तरह से घर में जो भी नौकरानी आती ईशा से इस तरह से चलता कर देती। सास की इन हरकतों की वजह से बेचारी निशा अब बहुत परेशान हो चुकी थी। वो अपनी सास को सबक सिखाने के लिए घर के सारे काम छोड़कर चली जाती है। दादी खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है और लंच भी पैक कर दो। आपने कल भी लंच नहीं दिया और मेरी चोटी कौन बनाएगा? मम्मी भी तो नहीं है। दादी कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊं, जल्दी कीजिए दादी, मेरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तेरी माँ ना बहुत बुरी है, ये सब कुछ तेरी माँ ने जानबूझकर किया है, जानबूझकर बुढ़िया पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी। अब मैं खाना बनाऊं, साफ सफाई करूं, तुझे संभालूं या तेरे बाप को संभालूं? इसने बिना आप ही कुछ बोल है। आप अपनी और अपनी बहू की लड़ाई में मुझे मत लाया करें। बेचारी निशा आपकी वजह से मायके गई है, आप ही नौकरानी घर में नहीं रखने देती। जब आप घर के काम करोगी ना तब आपको ये बात समझ में आएगी। हाँ सही कहा, मेरी वजह से तो घर में नौकरानी नहीं आती। इस दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि इस बुढ़िया को ही नौकरानी बना दिया जाए। माफ करना बेटा, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। जब तेरी माँ आएगी ना तब तू स्कूल जाना और अब 10,000 में ही क्यों ना कोई नौकरानी रखनी पड़े, रख लूंगी। अरे पैसे कौन सा मेरी जेब से जाने वाले हैं। इस उम्र में जब ईशा घर में खुद नौकरों की तरह काम करती है तब जाकर वो खुद एक नौकरानी ढूंढती है और उस नौकरानी को ईशा महीने के 10,000 देने को भी राजी हो जाती है। अपने कपड़े उठाकर तो लाल जमीन पर ही पड़े रहेंगे क्या ऐसे ही? नीता कहती रहती है लेकिन कराल कुछ करता नहीं। उस समय नीता जमीन से कपड़े उठाती है और देखती है कि कराल सोया हुआ है। ए भगवान, इस लड़के को अकल कब आएगी? इनके साथ बस कपड़े निकाल कर फेंक दो और सो जाओ, कोई होश नहीं है, कभी भी बेड पर चादर नहीं रहती। क्या करूं इस लड़के का? नीता जाकर कराल को हिलाती है और कहती है, अरे बेटा उठ जा, पहले कुछ खा ले। माँ अभी सोने दो ना मुझे। कराल टस से मस नहीं होता और नीता अपने माथे पर हाथ धर कर इस कमरे से चली जाती है। नीता को ऐसा देखकर विनय कहता है, क्या हो गया, इस तरह बैठी हो? वो आपका लाडला है ना, इसका बचपना खत्म ही नहीं हो रहा, कभी भी इसके बिस्तर पर चादर नहीं है
हमेशा जमीन पर फेंकी रहती है। मेरी भी तो उम्र हो गई है, मुझसे भी काम नहीं होते पूरे। घर में इसके कपड़े भाग कर रहते हैं, एक कपड़ा यहाँ से उठा और एक कपड़ा वहाँ से उठा। अरे थक गई हूँ मैं। इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? दुनिया की शादी करवा दो, अपने आप इसकी आदत सुधर जाएगी। बीवी के आते ही अच्छे सुधारे जाते हैं, तुम्हारा बेटा भी सुधर ही जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं, इसकी शादी करवा देते हैं, फिर इसकी पत्नी समझे। नीता जोरों शोर से विनय के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगती है और शिल्पा नीता को पसंद आ जाती है। वो कुणाल और नीता की शादी करवा देती है। शादी के बाद अनीता शिल्पा से कहती है, अब मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आज से मेरा लड़का तुम्हारा हुआ। माँ जी मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। शादी के अगले दिन शिल्पा नहा धोकर रसोई में चली जाती है। रसोई का काम खत्म करके जैसे शिल्पा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके बिस्तर पर गीला टावल रखा हुआ है और चादर जमीन पर पड़ी है और कुणाल के कपड़े कुर्सी पर बिखरे पड़े हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से कमरे में भूकंप कैसे आ गया? पूरा कमरा छटा हुआ है। वो कमरा साफ करने लग जाती है। इधर कुणाल की आवाज आती है, माँ मुझे कपड़े नहीं मिल रहे, मुझे बाहर जाना है। अरे बेटा शिल्पा आ गई है ना, फिर भी तू मुझे परेशान कर रहा है। शिल्पा दे देगी ना, इससे कह दो तो। क्या माँ, शिल्पा गई तो अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता हूँ? ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे हैं। इतने में शिल्पा कुणाल के कपड़े निकाल कर नीचे ले जाती है और कहती है, लाओ लाओ, मैंने बहुत देखा लेकिन मुझे मिला ही नहीं। तू कभी ठीक से देखता ही कहाँ है, सब चीजें तुझे हाथ में ही चाहिए होती हैं। कोई नहीं, आपको जो चाहिए होगा मुझसे कह दीजिएगा। कुणाल तैयार होकर बाहर चला जाता है। इधर शिल्पा अपना बिखरा हुआ कमरा साफ करने लग जाती है। पहले तो शुरू में शिल्पा को सब अच्छा लगता था। शिल्पा भाग भाग कर कुणाल के सारे काम करती थी। पूरे घर में जहाँ तक कुणाल कपड़े, इसकी फाइल, इसके मोजे फेंके रहते, वो सबको उठाकर अपने कमरे में रख देती। जैसे ही कुणाल को कुछ चाहिए होता तो उसे दे देती। अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ, शिल्पा आरल को संभाल लेगी। बीतने के साथ साथ शिल्पा भी कुणाल की हरकतों से उकताने लगती है। एक दिन शिल्पा को उठने में देरी हो जाती है और बड़बड़ाती हुई कहती है। शिल्पा बाथरूम में जाती है और उसका पैर बाथरूम में रखे कुणाल के चप्पल से लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। वॉशरूम में चप्पल भी छोड़ देते हैं, गजब का इंसान है ये। हाथ धोकर शिल्पा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और देखती है कि कुणाल नाश्ता कर रहा है। उठ भी गई और गिर भी गई। आपने वॉशरूम में चप्पल रखा था ना, इससे कल से मुझे वॉशरूम में चप्पल नहीं चाहिए। आज आपको आपके कपड़े कैसे मिल गए? वही तो वो मैंने दे दिया है बेटा। मैं भी सोचूं, अभी तक तो उन्होंने कुछ मांगा क्यों नहीं? मेरी माँ है ना, मुझे दे देगी। ये लो बेटा, कल सोफे के नीचे पड़े थे बेटा, तो सुधर जा। कुणाल मुस्कुराकर चला जाता है। अगले दिन शिल्पा छत की सीढ़ियों से उतर रही होती है और सीढ़ियों पर ही कुणाल के मोजे पड़े थे। मोजे सीढ़ियों पर कौन रखता है? ये कोई जगह है? यहाँ देखो, सामान फेंक देते हो। शिल्पा दमकती हुई कुणाल के पास आती है और कहती है, ये कोई मोजे फेंकने की जगह है? आप अपने मोजे अपनी जगह पर क्यों नहीं रखते? सीढ़ियों पर पड़े रहते थे, फिर मैं इधर उधर खोजती रहती हूँ। शिल्पा के इतने सुनाने के बाद भी कुणाल कुछ नहीं कहता और लैपटॉप पर लगा रहता है। मैं निकालता हूँ। क्या हुआ? मैं माँ की तरह तुम भी वही सब घिसी पिटी बातें कर रही हो? हाल में सोफे पर भी आपके कपड़े पड़े हैं। अब मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से। शिल्पा की बातों का कुणाल पर जरा सा भी असर नहीं होता और वो अनीता के पास जाकर रोने लगती है। शिल्पा, मम्मी जी आपके बेटे को नहीं संभाल सकती, कभी कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं रखते। इस तरह कुणाल नहीं सुधरेगा बेटा, मुझे कुछ करना होगा जिससे इसे अकल आ जाए। कल से तो इसके कपड़े, जूते, कपड़े कुछ भी नहीं उठाएगी, ना ही अपने कमरे को साफ करेगी, और मैं भी इसका कोई काम नहीं करूंगी। तब जाकर इसे समझ में आएगा कि वो क्या गलती कर रहा है। मम्मी जी आपका बेटा इतना सीधा नहीं है जो इतनी आसानी से सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई फर्क पड़ेगा इन सब से। अरे कोशिश करके देख लेता है, इसमें बुरा ही क्या। अब अपना काम। और अनीता एक हो जाती है। शाम को रोज की तरह कुणाल घर आता है और अपना बैग सोफे पर फेंक देता है। अपने कपड़े बदलकर बेड पर लेट जाता है। बहुत थक गया हूँ, आज घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा, पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। कुणाल पिज्जा ऑर्डर कर लेता है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है। शिल्पा गेट खोलो, पिज्जा बॉय आ गया होगा। शिल्पा कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ शिल्पा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? बाहर डिलीवरी बॉय गेट पर खड़ा होगा, गेट खोलो। नीता भी कोई जवाब नहीं देती। दोनों सास बहू एक कमरे में बैठी रहती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, हम खुद करेगा तब इसे समझ में आएगा कि हमें कितना दौड़ाता है ये लड़का। क्या आज कुछ सुन नहीं रहा? शिल्पा यार, मुझे ही जाना होगा। पिज्जा लेकर अपने कमरे में चला जाता है और खाकर पिज्जे का बॉक्स अपने बेड पर ही रखकर वहीं सो जाता है।
रात को जब शिल्पा अपने कमरे में सोने जाती है तो पिज्जे का डब्बा देखकर उसका दिमाग जलने लगता है। पड़े रहने दो, मुझे क्या है, मैं भी नहीं फेंकूंगी। एक दिन कुणाल उठता है और नहा धोकर अपना टॉवल बेड पर ही फेंक देता है। कुणाल का बिस्तर किसी कचड़े से कम नहीं लगता। आज लेट हो गया ऑफिस से और शिल्पा माँ मेरे मोजे नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। छोड़ो, मैं बाजार से नया ले लूंगा। अनीता और शिल्पा भी इस तरह गंदगी में रहने लगते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। मम्मी जी, एक हफ्ते से मेरे बेड पर पिज्जे का डब्बा पड़ा है, रोज आराम से इसी में सो जाता है। वो कभी नहीं सुधरने वाले, लेकिन हम दोनों को गंदे में रहने की आदत हो गई है। पूरे घर में इनके कपड़े ही कपड़े हैं, सारे धोए हुए कपड़े अब गंदे हो गए हैं। एक भी कपड़ा अलमीरा में नहीं बचा। अब जब धुले कपड़े नहीं मिलेंगे तो वो खुद खोज कर सारे कपड़े धोएगा, क्या पहनेगा। रात को अनीता देखती है कि कुणाल बहुत सारे कपड़े खरीद कर ले आया है। बेटा ये सब क्या है, तेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं। सारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं और मिल भी नहीं रहे कि कहाँ पड़े हैं। रहने दो ना, कौन ही अब खोजेगा। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम और शिल्पा मेरी तरह बन गए हो। अनीता और शिल्पा अपना माथा पकड़ लेती हैं। नहीं सुधरेगा, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं और हमें इनके लिए अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे पूरा घर कचरे के ढेर से कम नहीं दिख रहा। और अनीता शिल्पा से कहती है। अनीता और शिल्पा पूरा घर की सफाई करने में लग जाती हैं। कुणाल के एक एक कपड़े खोज कर इसे धोकर वापस इसी अलमीरा में लगा देती है। अब पूरी जिंदगी इसी तरह हम दोनों को इनके काम करने पड़ेंगे मम्मी जी।